हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस सीबीएसई क्लास 10 का कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हम इससे पहले 5 पार्ट्स में न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं और रेस्पिरेशन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये जितने भी नोट्स हैं ये एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, इसलिए अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा मैटर भी मिल जाएगा ऑनलाइन और काफ़ी जगह, लेकिन वो सब वेस्ट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Now let's again revise what is respiration. The process of breakdown of glucose in presence or absence of oxygen is called respiration. Respiration वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, विद और विदाउट ऑक्सीजन, और एनर्जी बनती है। ये इसकी रिएक्शन है। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ये प्रेजेंस में हो रही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और क्या क्या बनता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यही जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये हम ह्यूमन बींग्स के सेल्स में होती है। इसलिए हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है नाक से, एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, और जो हम एयर लेते हैं अंदर दैट इज़ ऑक्सीजन रिच। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है उसका नाम होता है पल्मोनिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। जब लंग्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो उसे पल्मोनिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता हमारी ऑक्सीजन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे अमीबा है, छोटा सा सेल है, सिंगल सेल है, वो क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता है और पूरे सेल में स्प्रेड हो जाती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो सिंपली डिफ्यूजन से सारे सेल में ऑक्सीजन नहीं जा सकती। तो सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स बिकॉज ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं सारे, वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से एयर एंटर करती है नोज़ से, नोज़ के बाद आता है नेसल पैसेज, जो नाक के अंदर का जो पूरा रास्ता है वो। उसके बाद एयर जाती है फेरिंग्स में। ये फेरिंग्स जंक्शन है फूड और एयर का, ये दो में डिवाइड हो जाता है, फूड पाइप और विंड पाइप में। अब इसके बाद एयर जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स हमारा वोकल बॉक्स है, यहाँ से आवाज़ निकलती है। इसके नीचे ये जो बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये जो दिख रही हैं छोटी छोटी, दीज आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये ट्रैकिया को बंद होने से, कोलैप्स होने से बचाती हैं। ट्रैकिया आगे चल के दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई, टू ब्रोंकाई, जो कि एक एक लंग में एंटर हो जाता है। अब ये ब्रोंकाई आगे छोटे 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 और छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। उन छोटे ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इन ब्रोंकियोल्स के एंड पे एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ब्रोंकियोल्स, इनके एंड पे एल्वलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जूम करके दिखाया है कि ये एल्वलाई कैसे प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रोंकियोल है, इसके ये एंड पे एल्वलाई प्रेजेंट है। ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जो रिब्स होते हैं वो हमारे लंग्स के प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, मतलब हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डैमेज से, किसी भी इंजरी से। इसको आप फील कर सकते हो टच करके अपनी बॉडी में, चेस्ट में। नाउ पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नोज़, नोज़ से एयर एंटर करती है, द एयर एंटर्स थ्रू नोज़। इसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? टू होल्स प्रेजेंट इन द नोज़। इनमें होती हैं फाइन हेयर्स और म्यूकस। इनका काम क्या होता है? ये एयर को फिल्टर करने का काम करती हैं। इसलिए कहते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि जो फाइन हेयर्स हैं और जो म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ हमारी नाक में होता है, ये सब डस्ट को अंदर एंटर होने से बचाती हैं। इसके बाद फेरिंग्स में जाती है हवा। फेरिंग्स कॉमन रास्ता है फूड और एयर का, ठीक है। कभी कभी जो फूड है वो नाक से बाहर निकल आता है फेरिंग्स के थ्रू। इसके बाद एयर जाती है लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया और को विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं जो कि कोलैप्स होने से रोकती हैं। ट्रैकिया से हवा फिर कहाँ जाती है, एयर कहाँ जाती है? ब्रोंकाइज में, टू ब्रोंकाई, जो कि एक एक लंग में एंटर होते हैं सेपरेटली और लंग्स तक एयर को ले जाते हैं। ट्रैकिया से एयर को लंग्स में ले जाते हैं।
अब लंग्स जो है वो हमारा मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जितनी भी रेस्पिरेशन के लिए हमें गैसेस चाहिए या गैसेस बाहर निकालनी है वो लंग्स के थ्रू ही होता है। कंटेन्स ब्रोंकियोल्स, एल्वलाई एटसेट्रा। इसमें ब्रोंकियोल्स और एल्वलाई होते हैं। देखते हैं क्या होते हैं। तो जो ब्रोंकाई होते हैं दे डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स में जाके डिवाइड हो जाते हैं और हर ब्रोंकियोल के एंड पे एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं। दे आर मिलियंस ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वलाई प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल। मिलियंस ऑफ होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। जैसे इनमें एयर आ जाती है ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इस तरह से इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो गैस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन जो हमने ली अंदर, ऑक्सीजन रिच एयर, वो जाती है एल्वलाई से ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ब्लड में थी वो आती है एल्वलाई में। तो वॉल्स ऑफ एल्वलाई, अब ये कैसे कर लेती है एल्वलाई, क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती हैं उन पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो खून कंटेन करती हैं, इनमें ब्लड होता है। तो इस तरह से एल्वलाई ब्लड से कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है ब्लड के साथ। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड फ्रॉम एल्वलाई। ऑक्सीजन ब्लड से एल्वलाई में, ब्लड में एल्वलाई से जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाता है कहाँ से, फ्रॉम एल्वलाई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूजेस इनटू एल्वलाई फ्रॉम ब्लड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वलाई में आता है, कहाँ से आता है, ब्लड से। क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन में जो वेस्ट बना वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, बॉडी में से कौन लेकर आया, ब्लड। बॉडी सेल से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वलाई तक लेकर आता है, फिर एल्वलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा पैसेज फॉलो करके ट्रैकिया से, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर नोज से गुजर के बाहर निकल जाती है। नाउ व्हाट इज़ ब्रीदिंग। कभी कभी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। बट ब्रीदिंग का मतलब सिंपली इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट ऑफ फाउल एयर, यानी जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको अंदर लेना और जो बेकार एयर है, वेस्ट, उसको बाहर निकालना, ये सिंपली ब्रीदिंग होता है। और रेस्पिरेशन में हवा अंदर भी ली जाती है, उसका यूज़ करके ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज का, फिर हवा बाहर निकाली जाती है। तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, पर ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन इन्वॉल्व नहीं है। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर को अंदर लेना, मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स, और एक्सहेलेशन एयर को बाहर निकालना, मूवमेंट ऑफ फाउल एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। यहाँ पे LUNGS होगा। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं ब्रीदिंग का, कि सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आप इसको फील करके देख सकते हैं। सांस अंदर लेंगे आप तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब सांस अंदर लेंगे तो आपका चेस्ट जो होता है फूलता है, भर जाता है हवा से। और एक्सहेलेशन, जब आप सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी चेस्ट है उसके अंदर से हवा बाहर निकल आती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिब्स लिफ्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड। सांस लो तो आप टच करके देख सकते हो, जो आपकी रिब्स हैं, जो हड्डियां हैं चेस्ट में, रिब्स, वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ उठती हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वही रिब्स डाउनवर्ड, अंदर की, नीचे की तरफ, और इनवर्ड, अंदर की तरफ चली जाती हैं। डायाफ्राम फ्लैटन्स। जो डायाफ्राम है वो हमारी चेस्ट कैविटी के नीचे प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो एकदम फ्लैट हो जाएगा जिससे कि हवा ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ सके। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डोम शेप उचक जाएगा, थोड़ा सा डोम शेप ले लेता है, जिससे कि क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी का साइज़ होता है वो कम हो जाता है, थोरेसिक कैविटी का साइज़ कम हो जाता है। तो इनहेलेशन के दौरान जो वॉल्यूम है एयर की, जो एयर है वो लंग्स में इंक्रीज़ हो जाती है और एयर अंदर आती है। और एक्सहेलेशन में जो वॉल्यूम है लंग्स में वो डिक्रीज़ हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड लंग्स डिक्रीजेस, और जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ से हमने एयर को अंदर लिया तो जो रिब्स है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ उठी, ये क्या है, ये इनहेलेशन का है, ब्रीदिंग इन, ठीक है। रिब्स ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ उठी, और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अंदर ये जो साइज़ है चेस्ट कैविटी का इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एल्वलाई हैं वो आसानी से फूल सकती हैं और गैसियस एक्सचेंज कर सकती हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, रिब्स भी अंदर की तरफ दब जाती हैं और नीचे की तरफ। तो इससे क्या होता है, ये जो साइज़ है चेस्ट कैविटी का वो कम हो गया तो बाहर को वो एयर को बाहर की तरफ फेंकता है। फिर ब्रीदिंग आउट यानी एक्सहेलेशन के दौरान ये सब होता है और एयर बाहर चली जाती है।
अब हम देखते हैं कि और ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो था ह्यूमंस में। अब बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं इनका हम शॉर्ट में देखेंगे बस। अमीबा ये डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू इट सेल मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का। और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जैसे फिशेज हैं, तो दे टेक ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिजॉल्व फॉर्म इन वाटर। अब उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाती, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको वो लेते हैं अपने गिल्स की हेल्प से। अब क्या होता है, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन है वो कम है कंपेयर टू लैंड, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू लैंड, तो इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में वो ज़्यादा होती है टेरेस्ट्रियल से। जैसे हम 12 से 14 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन जो फिशेज़ हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जल्दी सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम ऑक्सीजन मिल रही है पानी में से, रेट ऑफ ब्रीदिंग हायर होती है। अब फिशेज़ टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स। अब वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन को, तो पहले वो पानी को लेती हैं अपने माउथ के थ्रू एंड फोर्स इट पास द गिल्स, और फिर वो पानी गिल्स में जाता है। गिल्स उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वो पानी कहाँ जाता है? गिल्स में, जहाँ पर वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, जहाँ पर जो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो ब्लड ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं। अभी हमने क्या देखा था? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं। हम लैंड ऑर्गेनिजम्स का अगर देखें तो कुछ लैंड ऑर्गेनिजम्स स्किन से रिस्पायर करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए इन एनिमल्स में। तो स्किन से कौन कौन से करते हैं? लीचेस और अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म देखा है आप लोगों ने? वो किसके थ्रू रेस्पिरेट करता है? स्किन के थ्रू। उसकी मॉइस्ट स्किन होती है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि कॉकरोचेस, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई मक्खी, मस्कीटो मच्छर, ये सब ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? ट्रैकिया, एयर ट्यूब्स। इसके बाद थर्ड है लंग्स, जिससे जनरली ज़्यादातर लैंड ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेट करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, बर्ड्स, लेजर्ड, ये सब लंग्स से रेस्पिरेट करते हैं। और जैसे फ्रॉग एक ऑर्गेनिज्म है, ये एम्फीबियन है क्योंकि पानी ज़मीन दोनों में रहता है, तो ये दोनों से रेस्पिरेट कर सकता है, लंग्स से भी और स्किन से भी। जो भी ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पिरेट करते हैं ये ज़्यादातर गीले होते हैं, इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन।